अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 15 तक के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इन चैप्टर के नाम वेव और साउंड, प्रोपोगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और थ्योरी ऑफ लाइट हैं। ये आपकी बुक से और पास्ट ईयर पेपर से लिए गए हैं। चैप्टर 12 में हमने सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ी थी एक स्प्रिंग की जिसके साथ मास अटैच किया जाता है। अगर वो रेस्ट पर है तो उस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। जैसे ही इसको डिस्टर्ब किया जाता है यानी इसको डिस्प्लेस किया जाता है तो इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होती है जिसकी वजह से ये टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है। इसी तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स जैसे कि पानी एक टैंक में लिया जा सकता है, उसमें हम ड्रॉप करें तो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है और एनर्जी ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। ऐसी सूरत में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है जिसमें कोई भी पार्टिकल आगे नहीं बढ़ रहा होता, जैसे कि इस रिपल टैंक की एग्जांपल देख सकते हैं कि आगे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है लेकिन पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही हैं, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इनके अंदर पीरियोडिक मोशन होती है यानी अपनी पोजीशन पर वापस आने की सलाहियत। अगर वाइब्रेटरी मोशन में पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को रिपीट करें तो इसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। सो अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस which travels through a medium due to periodic motion of particle about their mean position. Equilibrium position को mean position भी कहा जाता है, is called time period. Time period तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो वो टाइम है जिसमें एक वाइब्रेशन होती है, एक वेव बनती है। रेजोनेंस, रेजोनेंस हम कहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर सेम फ्रीक्वेंसी रखें या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स सेम फ्रीक्वेंसी पर आए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए उनकी फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। इसमें एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है, ये अलग फिनोमिना है। फ्रीक्वेंसी, इट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ वेव पर सेकंड पर यूनिट टाइम। इसका ऑप्शन वेव मोशन है कि एक्चुअली देयर इज नो लीनियर मोशन ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है and it is due to the periodic motion of particle about their mean position. ये पार्टिकल्स ऊपर नीचे डिस्टर्बेंस इनके अंदर हो रही होती है। So waves are traveling disturbances. इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग को आप पुश करें तो इसमें एक हिस्सा फैलेगा और एक हिस्सा कंप्रेस हो रहा होगा। जो कंप्रेस हो रहा होता है उसमें पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, उसको हम कंप्रेशन कह सकते हैं, और जहां पर दूर होता है, स्पेस दूर होती है, उसको हम रेयरफेक्शन का नाम देते हैं। अगर ऐसी सूरत में जब कोई भी पार्टिकल में डिस्टर्बेंस हो और एनर्जी का ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पैरेलल हो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ऐसी सूरत में इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और दूसरी टाइप है ट्रांसवर्स वेव, जिसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ पार्टिकल्स की जो डिस्टर्बेंस है वो परपेंडिकुलर इन डायरेक्शन होती है। इसमें मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में मटेरियल मीडियम का होना जरूरी है, विच मीन्स सॉलिड लिक्विड गैस का होना जरूरी है। जैसे कि साउंड वेव्स हैं, वो सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रेवल करती हैं, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो ऑप्शन यहां पर लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा बिकॉज यहां पर वाइब्रेटिंग बॉडी एयर में है। सो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव को मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, ये सॉलिड लिक्विड और गैसेस में ट्रेवल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल स्पीकर आपने कमरे में रखा हुआ है तो उसमें जो एयर मॉलिक्यूल्स कमरे में हैं वो दरअसल एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। सो द मॉलिक्यूल्स कॉज डिस्टर्बेंस और उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोपोगेट करती हैं।
सॉलिड में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं, इसीलिए उसमें वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। उन वेव्स की वेलोसिटी ट्रैवलिंग की ज्यादा पाई जाती है। लिक्विड में कम होती है और गैसेस में सबसे कम। हवा में जो साउंड की वेलोसिटी है दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड विच इज एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वेलोसिटी बढ़ सकती है। सो अ साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू वाटर, कैन ट्रेवल थ्रू solid, can travel through gases but cannot travel through vacuum. स्पेस में, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता बिकॉज कोई मीडियम नहीं होता जिसमें ये डिस्टर्बेंस को ट्रेवल करवाए इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इनको मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस के मॉलिक्यूल्स में ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं मॉलिक्यूल्स से मॉलिक्यूल्स, और वेव जो प्रोपोगेट होती है, डिस्टर्बेंस जो कॉज होती है, उसकी डायरेक्शन वही होती है जो पार्टिकल्स की डायरेक्शन होती है। सेम डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करती है। इसके अपोजिट ट्रांसवर्स वेव है, और ट्रांसवर्स वेव वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंसेस। सो वेव यहां पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स साउंड वेव्स हैं। ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जाम्पल लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, और रेडियो वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव हैं क्योंकि ये भी रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में शामिल हैं। इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम बिकम्स 4 times, its time period will become 4 times, twice, 3 times or 8 times. So we know the formula. Time period का formula for simple pendulum is t equals to 2 pi under root L divided by G. यहाँ पर L जो है that is the length of pendulum, और G यहाँ gravitational acceleration है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर अर्थ। टाइम पीरियड हम कहते हैं कि इट इज वन वाइब्रेशन। जो टाइम कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है एक वाइब्रेशन के लिए, यानी अपनी जगह से जाना और उस जगह पर वापस आना एक वाइब्रेशन है। तो इस टाइम पीरियड को निकालने का ये फॉर्मूला है। यहां पर कह रहे हैं कि लेंथ 4 टाइम्स हो जाए, सो 4 पुट कर देते हैं और 4 रूट से बाहर आ जाएगा, 2 बच जाएगा। 4 रूट से बाहर जब आता है इट इज द स्क्वायर ऑफ 2, सो इट विल बिकम ट्वाइस। तो ये फॉर्मूला तो टाइम पीरियड का है। अब जो यहां पर हमारे पास आएगा नया टाइम पीरियड दैट विल बी ट्वाइस ऑफ टाइम पीरियड। तो ऑप्शन है ट्वाइस। इन ट्रांसवर्स वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो ये क्रेस्ट है अपर पार्ट ऑफ द वेव, और ट्रांसवर्स वेव में लोअर पार्ट ट्रफ होता है। सो क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट तक का डिस्टेंस वेवलेंथ है। सिमिलरली ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक का डिस्टेंस वेवलेंथ होती है। सो ऑप्शन यहां पर वेवलेंथ है। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी टाइम पीरियड के बारे में पूछ रहे हैं। सवाल है इफ द मास अटैच टू अ स्प्रिंग बिकम्स 4 times द टाइम पीरियड ऑफ इट्स SHM will become. SHM is simple harmonic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है विच इज सिमिलर टू सिंपल पेंडुलम, और यहां पर कह रहे हैं कि मास बिकम्स 4 times। उसी जैसा सवाल है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। सो इसमें पुट कर देंगे m की जगह, इट बिकम्स 4 times तो 4m हो जाएगा, और ये टाइम पीरियड अब नया है t डैश इसको कहते हैं। सो 4m को सेपरेट कर देते हैं और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है।
2 हम कॉमन ले लेंगे इससे, सो ट्वाइस हम यहाँ पर इसके फॉर्मूले को कह सकते हैं, सो इट बिकम्स ट्वाइस. If frequency of waves f equals to 30 cycles per second, cycles per second is the unit of frequency which is similar to hertz, and wavelength lambda equals to 0.2 meters, then the velocity of wave is dash meter per second. So निकाल सकते हैं because we know velocity of wave formula which is v equals to f lambda. Now we know f is equal to 30 and lambda is equal to 0.2. मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट 6. वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है, सो ऑप्शन यहां पर सिलेक्ट किया जा सकता है. द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम इज 2 सेकंड्स. इस पेंडुलम में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर 1 सेकंड लगता है और वापस आने पर भी 1 सेकंड लगता है, और इसकी लंबाई 0.99 मीटर्स होती है. इसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज होती है. सो सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर आपको पता हो, ये सब चीजें आप निकाल सकते हैं. If frequency of a pendulum is 10 hertz, then time period will be, frequency हम कहते हैं it is the reciprocal of time period, तो time period हम 1/f कह सकते हैं. f पुट कर देते हैं which is 10 hertz, so we get 0.1 second. Characteristics of sound में सबसे पहली characteristic loudness है. ज्यादा loudness amplitude के ज्यादा होने की वजह से होती है. Amplitude is the maximum distance of sound wave, यानी जो पार्टिकल्स डिस्टर्बेंस कॉज कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन से, मीन पोजीशन से या उसके ओरिजिन से, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो ज्यादा लाउड होगा, कम एम्पलीट्यूड होगा तो साउंड क्वाइट होगा. इसके अलावा पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर. ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ज्यादा वेव्स होती हैं पर सेकंड, तो पिच ज्यादा होती है, बारीक आवाज होती है. तो लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड. So now minimum distance between sound and barrier for distinct echo is, options are 17 meter, 20 meter, 23 meters and 27 meter. तो echo create होता है रिफ्लेक्शन से. जब साउंड वेव किसी भी ऑब्स्टेकल पर, किसी भी बैरियर पर, फॉर एग्जांपल एक वॉल है उस पर स्ट्राइक करती है तो बाउंस बैक करके echo साउंड क्रिएट हो जाता है. So the time gap is equal to 0.1 second. जो हमारा ब्रेन टाइम गैप परसीव करता है, सो इन हेयरिंग वी हैव अ टाइम गैप कि हम 0.1 सेकंड के टाइम गैप से सुनते हैं. अगर दो वेव्स कंबाइन हो जाए, इंटरफेरेंस हो जाए और 0.1 सेकंड से कम टाइम में हो तो हम एक ही साउंड सुन रहे होते हैं. लेकिन अगर 0.1 सेकंड या उससे ज्यादा टाइम पर हमें दूसरा साउंड सुनाई दे तो एको सुनाई देता है. So we know the formula velocity is equal to displacement per unit time. तो displacement इससे निकाल सकते हैं, और displacement यहाँ पर एक दफा जाना वेव का और फिर स्ट्राइक करके वापस आना, यानी ट्वाइस होगा डिस्टेंस. Velocity we know that it is 340 meter per second at normal temperature at 15 degree centigrade. और टाइम यहाँ पर 0.1 सेकंड पुट कर देते हैं. We know twice of distance है तो 2 डिवाइड कर देंगे, so we get 17 meters. So the speed of sound at ntp
नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कहा जाता है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कहा जाता है। हमें पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 330 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड है और फॉर्मूला यूज करके हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकाल सकते हैं, which is found to be 342 मीटर पर सेकेंड। सो 342 मीटर पर सेकेंड आंसर है। So we know that combination of different waves causes interference and this could be constructive as well as destructive। तो अगर थोड़ा सा डिफरेंस हो फ्रीक्वेंसी में साउंड वेव्स में तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की वजह से बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। इसमें इंटरफेरेंस की वजह से बीट्स पाई जाती हैं और अगर आप बीट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इट इज द डिफरेंस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी and the maximum beat frequency that human ear can detect is 7. Now we start next chapter, chapter 13, जिसमें हम मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, वो जिनमें रिफ्लेक्शन पाई जाती है। So image formed in a plane mirror is virtual and erect। प्लेन मिरर जो नॉर्मली शीशा होता है घरों में, उसमें इमेज सीधी देखी जाती है। अगर किसी भी एंगल पर एक ऑब्जेक्ट हो तो वो रिफ्लेक्ट करके हमारी आईज पर आएगा और इमेज फॉर्म करेगा, बट दिस इमेज विल बी वर्चुअल एंड इसकी फॉर्मेशन इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड नहीं होगी। सो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेजेस और इरेक्ट इमेजेस कन्वेक्स मिरर्स में भी फॉर्म होती है। कन्वेक्स मिरर जिसमें आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिव होता है, इस तरह से बल्ज आउट होता है, जबकि बैक साइड पर पॉलिश किया जाता है। सो हम इमेज देख सकते हैं इसमें भी इरेक्ट, वर्चुअल एंड समहाउ डिमिनिश्ड। सो कन्वेक्स मिरर इज द एग्जांपल ऑफ virtual, erect and diminished image. So the laws of reflection were first introduced by Ibn al-Hashim. Ibn al-Hashim ने ऑप्टिक्स में काम किया था जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर इन्होंने काफी कुछ लिखा था और ये लॉज हम पढ़ते भी हैं, जिसमें ये बताया था कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल इक्वल होता है और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस लाइज ऑन द सेम प्लेन। सो वी नो कि आउटर पार्ट अगर स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग हो, इनर पार्ट पर पॉलिश किया जाए तो इट फॉर्म्स कन्वेक्स मिरर। बट इनर सरफेस अगर स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग हो और आउटर सरफेस पर पॉलिश किया जाए सो इट फॉर्म्स कनकेव मिरर। सो ऑप्शन इज कनकेव। All the rays parallel to the principal axis falling on a concave mirror। एक concave mirror पर जितने भी rays हैं parallel हों principal axis के, pass after reflection through its pole, principal focus, center of curvature या optical center। तो हम जानते हैं कि parallel हो कोई भी रे principal axis से तो वो कन्वर्ज हो जाती है कनकेव मिरर में एट अ फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस। सो ऑप्शन इज प्रिंसिपल फोकस। ऑल्सो वी नो अबाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हम स्फेरिकल ग्लास का निकालते हैं और इसी स्फेरिकल ग्लास से ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर बनाए जाते हैं। इन मिरर्स के फोकल लेंथ को कहा जाता है इट इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो फोकल लेंथ अगर निकालना हो किसी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर से
फॉर एग्जाम्पल कनकेव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, तो ये रियल इमेज बनाता है एंड इट इज इन्वर्टेड और सामने ही ये इमेज नजर आ रही होती है, सो इट इज नॉट वर्चुअल, सो इट्स फोकल लेंथ इज 20/2 एंड इट इज 10 सेंटीमीटर। रियल इमेजेस के लिए पॉजिटिव होता है, यानी कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ निकलता है दैट इज पॉजिटिव, और कन्वेक्स मिरर में नेगेटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव सिलेक्ट करेंगे। इफ Q equals to 6 centimeter and P equals to 3 centimeter, Q is the image distance, जो इमेज फॉर्म होगी वहां तक का डिस्टेंस है मिरर से, एंड P is the object distance, मिरर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है। तो हमें पता है मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं M equals to Q upon P, so Q 6 centimeter divided by P 3 centimeter, it is found to be 2, so 2 is the answer। इसी तरह से Q को P से डिवाइड करके मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, और लेंसेज में भी मैग्निफिकेशन इसी तरह से निकाली जाती है। मैग्निफिकेशन को मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं लेंसेज की। सो फर्स्ट में अगर हम 30 को 15 से डिवाइड करें, सो अगेन वी विल गेट 2 एंड 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 3। सो लेंसेज में मैग्निफिकेशन इसी तरह से निकालें तो Q अपॉन P से ये निकाली जा सकती है और आंसर आएगा इसमें 3 टाइम्स। सो लेंसेज में रिफ्लेक्शन नहीं होती, रिफ्रैक्शन होता है। इट इज अ फिनोमेना इन विच लाइट इज बेंडेड और द लाइट चेंजेस डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है लाइट की जब वो इंसिडेंट होती है किसी भी सब्सटेंस पर। सो इट डिपेंड्स कि सब्सटेंस डेंसर है या रेयर है, सो उस लिहाज से रिफ्रैक्शन होती है। और इसमें हम एंगल निकालते हैं इंसिडेंस का और एंगल निकालते हैं रिफ्रैक्शन का with the same normal on the surface. So when a light ray enters obliquely from a rarer into a denser medium, the angle of refraction becomes dash angle of incidence. So angle becomes smaller than angle of incidence. जब denser से rarer में जाएंगे, so it will be greater. The speed of light in water is 2.26 into 10 power 8 meter per second, and the speed of light in vacuum is 3 into 10 power 8 meter per second. So denser medium और rarer medium के लिए हम चेक करते हैं refractive index को। जिसका refractive index ज़्यादा होता है that means it is denser, और जिसका refractive index कम होता है it means it is rarer। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से लेकर 2.42 तक देखा गया है। डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, जो कि अब तक सबसे ज्यादा है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है सब्सटेंस पर। वाटर का डिफरेंट है, रूबी का डिफरेंट है, सॉल्ट का डिफरेंट है, ग्लास का डिफरेंट है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब जिस मीडियम की बात कर रहे हैं उसका देखा गया है स्पीड ऑफ लाइट उसमें कितनी चेंज होती है। सो ये 1 से हमेशा बड़ा आता है क्योंकि वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो ये एमसीक्यूज आपको दिए हैं जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद रखने। यह आपकी मेमोरी का इम्तिहान है, इट इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। सो कुछ ये याद कर लेते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.52। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉमन सॉल्ट जो आप नमक खाते हैं इट इज 1.53, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी इज 1.54। इस तरह से आप याद कर लें, ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का। इसमें सबसे ज्यादा एंगल चेंज होता दिखाई देता है लाइट का। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज्यादा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। So the diamond has maximum index of refraction which is 2.42। जब लाइट पास होती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, which means के डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेयर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरह से बने कि यहाँ पर 90 डिग्री से ज्यादा
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाए। ऐसा तब होता है जब ये क्रिटिकल एंगल पर एक ऐसा एंगल जहां पर रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अगर इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो रिफ्रैक्शन नहीं होती, लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ऐसे फिनोमिना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो सब्सटेंस जिसमें ट्रांसपेरेंसी तो होती है, रिफ्रैक्शन हो सकती है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ज्यादा हो जाए कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है, और उससे अगर ज्यादा हो जाए तो लाइट फिर रिफ्रैक्ट नहीं हो सकती। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें सिर्फ रिफ्लेक्शन पाई जाती है, it is the angle when angle of incidence is greater than critical angle. It is a phenomena in which only reflection occur instead of refraction. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में प्रिज्म की एग्जांपल ली जा सकती है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होती और डेटा सिग्नल्स हम लाइट के जरिए ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। सो ऑप्टिकल फाइबर, जो फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है जिसको, इसके थ्रू इंटरनेट भी आता है, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं डाटा ट्रांसमिशन के लिए। अब तक हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि मिरर्स क्या हैं, लेंसेस क्या हैं। हमें ये पता है कि एक प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, कन्वेक्स मिरर में भी वर्चुअल इमेज बनती है। सो इट ऑलवेज गिव्स वर्चुअल इमेज। इससे पूछा है कि कौन सा है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, और लेंसेज में हमें पता है कि कनकेव लेंस में भी वर्चुअल इमेज बनती है। इसके अलावा कन्वेक्स मिरर में और प्लेन मिरर में भी वर्चुअल इमेज बनती थी। सो ऑप्शन इज ऑल ऑफ देम। A convex lens is a converging lens. कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, इसमें सारी लाइट रेज एक पॉइंट पर आके मिलती हैं, जबकि कनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस is thinner at center and thicker at corners, जबकि convex lens is thicker at center. So option is thicker at center. The least distance of vision for an eye, a normal eye, is 25 centimeter. So normally देखने के लिए 25 centimeter distance recommend किया जाता है या उससे ज्यादा. So the image is formed at the retina. Human eye is similar to microscope, telescope, कैमरा या पेरिस्कोप। पेरिस्कोप हम इस्तेमाल करते हैं जहां पर एट अ हाइट हमें इमेज फॉर्म करनी होती है, खास तौर पर सबमरीन में भी फिट किए जाते हैं, और जहां पर हमें वर्टिकली देखना होता है वहां पेरिस्कोप इस्तेमाल की जाती हैं। सो पेरिस्कोप इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन आई। माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एग्जाम्पल नहीं है। टेलीस्कोप दूर देखने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। सो कैमरा इज सिमिलर टू ह्यूमन आई। ये भी बिल्कुल उसी तरह से इमेज बनाता है जैसे आईज रेटिना पर इन्वर्टेड इमेज बनाती हैं। सो इमेज फॉर्म्ड बाय आवर आईज ऑन रेटिना, आई जो है वो एक लेंस है एंड इट इज रियल। इसमें इन्वर्टेड इमेज बनती है बट आवर ब्रेन परसीव्स एज इरेक्ट। हमारा ब्रेन सीधा कर देता है इसको। इस तरह से कैमरे में भी होता है कि सेंसर इसको सीधा कर देता है। द कनकेव लेंस इज यूज्ड फॉर correction of short-sightedness, for the correction of long-sightedness, aberration, और for clear picture. लेंसेज हम क्लियर पिक्चर हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सो इट इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। एबरेशन हम कहते हैं कि अगर इमेज जो है वो अजीब से कलर्स दिखाना शुरू कर दे, उसके साइड से कलर आउट हो जाए, तो इसको हम एबरेशन कहते हैं। So the option is short-sightedness.
यानी करीब से चीजें नजर आ रही हों, दूर से नजर ना आए। इसको मायोपिया भी कहते हैं। इसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो इलोंगेशन की वजह से आई बॉल की फोकस नहीं हो सकती, तो इसलिए धुंधली नजर आती है। तो हम ये कनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस यानी दूर नजर आता है, करीब से नजर नहीं आता, उसके लिए कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। सो अ सिंगल डाइवर्जिंग लेंस यानी कनकेव लेंस सिर्फ एक इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास में तो कन्वेक्स लेंस होता है, डबल कन्वेक्स, काफी थिक होता है। कैमरा में भी कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं। टेलीस्कोप में दो लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, तो सिंगल वाला ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। और स्पेक्टिकल सिर्फ एक आंख के लिए अगर देखें तो एक लेंस होता है, एंड दैट इज कन्वेक्स एज वेल एज कनकेव। अगर करीब पढ़ने के लिए देखना है तो कन्वेक्स, अगर दूर देखने के लिए स्पेक्टिकल्स लेने तो दैट इज कनकेव। सो वी नो अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है, एंड ऑल्सो लाइट कैन बी डिस्पर्स्ड, फैल सकती है। जैसे कि रेनबो डिफरेंट कलर्स में पाया जाता है, 7 कलर्स में पाया जाता है, और इस रेंज को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। सो स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर डिस्पर्स सनलाइट इनटू डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। Similarly, rainbow appears due to dispersion of light. Dispersion is the spread of different variety of visible light. ये different colors की light जो पाई जाती है, it is due to different wavelength. हमें पता है कि light is a form of electromagnetic wave. Electromagnetic wave बहुत सारी types की होती हैं, और इस variety को हम spectrum कहते हैं। So to disperse white light into different colors, we use prism. इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, एंड दैट कॉजेस डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो अ रे ऑफ व्हाइट लाइट थ्रोन ऑनटू अ ग्लास प्रिज्म कैन नॉट बी, इसमें से क्या नहीं हो सकता, डेविएटेड। सो डेविएशन तो होती है, अगर इंसिडेंट रे का एंगल निकालें तो उसमें जो भी डेविएट होगी लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद, डिस्पर्जन के बाद, सो इट इज डेविएशन। इसमें डेविएटेड भी ऑप्शन होगा। डिस्पर्जन भी पाई जाती है, प्रिज्म से जो रोशनी निकलती है, इट डिस्पर्स, इट स्प्रेड इनटू डिफरेंट कलर्स। फोकस्ड, फोकस नहीं हो सकती, फैल रही है। रिफ्रैक्टेड, और डायरेक्शन चेंज होती है इसके अंदर, सो रिफ्रैक्शन भी है। कैन नॉट बी फोकस्ड, द व्हाइट लाइट थ्रोन ऑन टू अ ग्लास प्रिज्म कैन नॉट बी फोकस्ड। So according to quantum theory of light, photons are energy packets. ये प्रपोज किया था आइंस्टाइन ने मैक्स प्लांक के साथ, जिसमें बताया गया कि लाइट के बहुत सारी वेवलेंथ हो सकती है, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट पाई जाती हैं, शॉर्टर वेवलेंथ भी हो सकती हैं एंड लॉन्गर वेवलेंथ भी, एंड इट इज ड्यू टू एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम। जब आउटर मोस्ट शेल में हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और जब ये लूज करना चाहते हैं एनर्जी, तो ये जंप कर जाते हैं लोअर शेल में, और इसकी वजह से फोटोन एमिट होते हैं। तो बहुत सारे फोटॉन्स एक साथ एनर्जी पैकेट्स बनाते हैं, इनके अंदर वेव नेचर भी होती है और ये पार्टिकल भी होते हैं। इससे पहले ह्यूजन ने एक वेव थ्योरी प्रेजेंट की थी, जिसमें बताया था कि लाइट वेव्स की शक्ल में प्रोपोगेट करती है। इसमें वेव फ्रंट्स बनते हैं, और इसका पैटर्न यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई भी किया गया। So the option is light propagates in the shape of wave.
नाउ स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो लाइट डिफरेंट स्पेक्ट्रम पे पाई जाती है, इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब रेंज, वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। लेकिन ऐसे भी वेवलेंथ्स होती हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जिसमें हम देख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल इंफ्रारेड, फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव। लेकिन इनको महसूस किया जा सकता है। दे हैव द सेंसेशन ऑफ हीट। सो ऑप्शन है इंफ्रारेड रेज हैव द सेंसेशन ऑफ हीट। माइक्रोवेव और इंफ्रारेड को हम इस्तेमाल भी करते हैं कुकिंग पर्पसेस के लिए। सो ये जो फोटॉन्स एनर्जी कैरी करते हैं और इसमें वेव मोशन भी पाई जाती है। इट हैज डिफरेंट वेवलेंथ, जिसकी वजह से डिफरेंट रेडिएशंस पाई जाती हैं। विजिबल रेडिएशंस आर विजिबल लाइट, जो कि डिफरेंट कलर्स की होती है। रेनबोज के जो कलर्स हैं वो विजिबल लाइट के कलर्स हैं। इसके अलावा अगर ये फोटॉन्स की वेवलेंथ ज्यादा या कम हो जाए तो हम नहीं देख सकते, लेकिन इसका इफेक्ट महसूस कर सकते हैं, ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो ये मखसूस वेवलेंथ रखते हैं, तो इनके अंदर कोई ना कोई एनर्जी भी होती है, इनकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होती है। बट मेनली दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरीज एनर्जी। ये महसूस किया जा सकता है, जैसे सूरज है उससे इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रही होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही होती हैं, तो वो एनर्जी कैरी करती हैं और सूरज से अर्थ की तरफ ट्रांसवर्स वेव के थ्रू ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती हैं, क्योंकि इनको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती और आप जानते हैं स्पेस में वैक्यूम होता है। बहरहाल एनर्जी कैरी करके ये अर्थ में आती हैं और अर्थ को किसी टेम्परेचर पर मेंटेन करती हैं। सो इंफ्रारेड रेज, ultraviolet rays, radar waves, these are all the example of electromagnetic waves। जबकि साउंड वेव जो है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ताल्लुक नहीं रखती। द फॉलोइंग इज साउंड वेव that is not electromagnetic in nature। Now, which of the following examples of electromagnetic radiation has the shortest wavelength? So, shortest wavelength इसमें वैसे तो गामा वेव्स की होती हैं, गामा रेडिएशन की होती है। सो इसमें एक्स रेज हैं। गामा रेज से थोड़ी ज्यादा वेवलेंथ एक्स रेज की होती है, लेकिन बाकी सबसे ये सबसे कम है। रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, फिर इंफ्रारेड रेज आती हैं, फिर अल्ट्रावायलेट रेज एंड देन एक्स रेज, जिनकी सबसे कम वेवलेंथ है। So that's all. Thank you for listening. Allah Hafiz.